हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस डेली लेकर चलते हैं और हम सभी अपने प्रैक्टिस सेट में जो भी है वो प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर चलते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं बता देना चाहते हैं कि आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। उसके बाद आप नंबरिंग क्या करिए। जैसे 1 है, 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग करिए। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आप नंबरिंग करने के बाद मैं जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर स्वयं दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप भी अपना उत्तर मिला लिया करिए। बाद में लास्ट में काउंट किया करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। 30 में से लगभग 20 से 22 नंबर तक जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए। और देखिए आप सभी एक काम और कर लिया करिए, इस तरीके से एक लाइनिंग खींचा करिए, इधर निगेटिव पॉइंट और इधर पॉजिटिव पॉइंट डाल लिया करिए। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आप निगेटिव जहाँ बताते हैं वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव जहाँ बताते हैं वहाँ पॉजिटिव लिख लिया करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद रहेंगी। देखिए लास्ट में मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट सारा मैं एक वीडियो में इंक्लूड करके दे दूँगी, लेकिन अगर इस तरीके से आपको अगर याद रहेगा, एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन 1 है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धाराओं को मजबूत करे। ऑप्शन 3 है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ऑप्शन 4 है कि विविध विन्यास से उदाहरण लेने चाहिए। अब यहाँ पर हमको बता देना चाहते हैं कि आप सभी क्या गलती करते हैं कि आप ऑप्शन को 4 बार पढ़ते हैं। ऑप्शन को 4 बार नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को ही 4 बार पढ़िए, देखिए आप उत्तर आराम से दे लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि विविध पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के जो अधिगम करता मतलब जो भी बच्चे सीखने वाले वो आ रहे हैं, तो उसको संबोधित करने के लिए अगर आप एक टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर उसको संबोधित करना, अगर आप एक टीचर हैं तो आप विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए आपको। ठीक है, उदाहरण लेकर समझाना कि हमारा पॉजिटिव है। उत्तर क्या पूछा है? पॉजिटिव पूछा है, तो उत्तर क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन निगेटिव, उत्तर भी निगेटिव ही आएगा। ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, अब देखिए अपन निगेटिव, देखिए नकारात्मक रूढ़िबद्ध को मजबूत करना, ये निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, और बातचीत को टालना, ये भी हमारा निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, और मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं होगा। 2 चीजें निगेटिव चली गई, उसके बाद एक ही बची, तो पॉजिटिव जहां पर हमें मिल जाएगा उसको हम सही उत्तर कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, आप सभी को वहां से क्वेश्चन करने हैं जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले। आप अपने टाइम का बचत करिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम साइंस और मैथ का भी क्लासेस लीजिए। देखिए, हम क्लासेस लेंगे, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कम होता है क्योंकि अभी हम घर आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने वो कहते हैं ना कि आप सभी में से भी लोग होंगे कि अपने इकलौती, नहीं क्या कहते हैं, हाँ, अपने खानदान की इकलौती वो हूँ मैं, वारिस हूँ, जो पूरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो दिवाली की साफ सफाई के चक्कर में कल आपकी वीडियो भी नहीं आ पाई, तो आज हम सोचे आपको वीडियो देते हैं, लेकिन कल भी देखिए हम कोशिश करेंगे कि कल आपको वीडियो हम जरूर भी दें। और आप सभी में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो अपने पूरे खानदान का इकलौता होगा जिसके ऊपर झाड़ू पोछे की पूरी जिम्मेदारी होगी, जैसे मेरे ऊपर रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 2 है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन 3 है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन 4 है, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार आप सुसाधित किया जा सकता है ये बताना है। जैसे कि समस्या का समाधान करना है तो उसकी जो क्षमता है उसको सुसाधित करने के लिए आपको बताना है। तो आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। डर की भावना निगेटिव में जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, लगातार अभ्यास निगेटिव में जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, समस्याओं को अटल प्रक्रिया को इस्तेमाल करने का बढ़ावा, मतलब अटल प्रक्रिया मतलब फिक्स्ड चीजें हमें नहीं करनी है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को हम क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके पहले जो आपकी पीडीएफ थी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में थी, और जब हम सिर्फ हिंदी पढ़ते तो हमने सोचा कि आपको हिंदी वाली पीडीएफ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए
जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वाली PDF हम लाएं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, उत्तर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, 2 है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, 3 है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, 4 है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। चलिए आइए हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। देखिए, अधिगम कठिनाई से जूझते हुए छात्र को जरूरत को, मतलब कि जो बच्चा सीखने में कठिनाई हो रहा है, उससे बच्चा जूझ रहा है, तो उससे संबंधित जो ज़रूरतें हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें करना है, एक नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि आपको शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग, जटिल मतलब कठिन चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आप दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करिए, भरपूर करिए, और शिक्षा शास्त्रीय उपागम का भी करिए, शैक्षिक योजना भी बनाइए, लेकिन कठिन चीज़ों का प्रयोग कम करिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बाद में देंगे हम। देखिए, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। किसके, सृजनात्मकता की पहचान का। आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है अति सक्रियता, बी है सतर्कता, 3 है आपका कि कम परिज्ञानता बोधगम्यता, 4 है अपसारी चिंतन। चलिए उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, यहाँ पर जो अपसारी चिंतन है हमारा यही हो जाएगा, सृजनात्मकता। ठीक है, आइए 5 पर चलते हैं। जहाँ पर चीज़ें समझाने वाली है वहाँ समझा दे रहे हैं हम ऑटोमेटिक। ठीक है, जो याद करने वाली है हम तुरंत बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन 1 है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, 2 है अनुकरण नकल और दोहराना, 3 है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, 4 है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। उत्तर बताइएगा। देखिए, थोड़ी इंग्लिश वाली PDF भी थी और हिंदी वाली दोनों मिक्स थी ना, वो PDF ज़्यादा अच्छी थी। अभी इसको मुझे पढ़ाने में खुद डिस्टर्बेंस हो रहा है जैसे लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों कि। ऑप्शन 1 है इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऑप्शन 2 है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऑप्शन 3 है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ऑप्शन 4 है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम देख लेते हैं। एक अध्यापिका है अगर आप, तो वहाँ पर करना क्या है कि आप किसी कार्यकलाप में छात्र को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए अगर हम अध्यापिका हैं तो उनकी त्रुटियों का विश्लेषण में इसलिए करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, बहुत अर्थपूर्ण होता है। बच्चा त्रुटि से ही क्या करता है, सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही करिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, 2 है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, 3 है बच्चे को दंड देकर, 4 है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी ऑप्शन नंबर जो 4 है वही सही हो जाएगा कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है,
देखिए अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, आपका सीखना होता है। अधिगम की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब जो आपका मोटिवेशन होता है, सीखने का जो मोटिवेशन होता है उसको हम किस तरीके से कायम रख सकते हैं। तो आप प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर, मतलब आप अपने लक्ष्य पर जोर देंगे तभी आपका मोटिवेशन कायम रह सकता है। सीधे सीधे सोचिएगा, आपका लक्ष्य क्या है कि सीटेट को क्वालिफाई करना है। अगर आप अपने लक्ष्य पर जोर दे रहे हैं तभी आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। जब तक आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देंगे आपका मोटिवेशन नहीं बना रहेगा। तो वही चीज़ें पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि शर्मिंदगी, ऑप्शन 1 है कि बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन 2 है कि के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन 3 है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। 4 है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, अगर आपके अंदर शर्मिंदगी है तो इससे क्या हो सकता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सिंपल सा बात है कि अगर आपके अंदर शर्मिंदगी है तो ये नकारात्मक चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। निगेटिव क्वेश्चन है, उत्तर भी हमारा निगेटिव होगा। शर्मिंदगी हमारा क्या है, नकारात्मक है। तो यहाँ पर अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली बिल्कुल नहीं, मोटिवेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, अध्यापन अधिगम के लिए प्रक्रिया के लिए भी नहीं होगा, संज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संज्ञान से संबंध है क्योंकि शर्मिंदगी हमारे दिमाग में ही घूमती है तभी हम क्या होते हैं। संज्ञान का मतलब कि एक तरीके से देखिए आप ट्रिक से अपने दिमाग में रखिएगा। संज्ञान का मतलब ज्ञान, हमारे अंदर का जो दिमाग है उसके अंदर तो हमें हमारे दिमाग में शर्मिंदगी आती है तभी तो हम शर्माते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शर्मिंदगी निगेटिव है, उत्तर हमारा निगेटिव आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप सभी ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए खूब और चीज़ों को समझ के उत्तर दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन 1 है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 2 है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन 3 है कि बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन 4 है कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना, मतलब कि जो सीखने का संरचनात्मक विचार है वो एक सुझाव दे रहा है आपको कि जो ज्ञान की संरचना है उसमें क्या होता है। अब भाई सिंपल सी बात है कि अगर ज्ञान की संरचना है आपके अंदर तो वो बच्चे को सक्रिय भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में कोई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करेंगे, निगेटिव में चला जाएगा। बच्चे की हमेशा भूमिका रहेगी, निगेटिव में चला जाएगा। ये नहीं दिया है तो ऐसे ही निगेटिव हो गया। उसके बाद बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा हर चीज़ के लिए वयस्कों पर ही निर्भर हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सक्रिय हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव में जाएगा, उत्तर हमारा पॉजिटिव आ गया। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसा रहेगा उत्तर भी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है असफलता अनियंत्रित है। 3 है योग्यता सुधार्य है। 4 है कि योग्यता अटल है। देखिए सीखने के लिए कौन सी धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप सभी को पता है कि सीखने के लिए योग्यता आपको चाहिए, योग्यता क्या है, सुधार्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन 1 है बारंबार परीक्षा है। 2 है अन्वेषण और संवाद। 3 है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। 4 है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो देखिए जो संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करेगी वो आपका अन्वेषण और संवाद। देखिए कहीं भी आपको अन्वेषण दिख जाए क्या हमारा पॉजिटिव होता है, अन्वेषण लिख लीजिएगा पॉजिटिव है। उत्तर क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा, सॉरी क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अभी हमने बताया कि जो पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है हमारा निगेटिव में जाएगा। प्रतिस्पर्धा हमारा क्या होगा, निगेटिव। प्रतिस्पर्धा मतलब कि जो एक दूसरे में कंपटीशन होता है, कंपटीशन भी हमारा क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। बारंबार परीक्षा, बार बार परीक्षा कराना भी हमारा निगेटिव जाएगा। कहीं भी आपको अन्वेषण दिख गया ये हमेशा पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव पर जाइए, टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर।
देखिए, अगर आपको ना क्वेश्चन समझ में आते हैं, उत्तर समझ में आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि हाँ मैम, ये जो ट्रिक है आपके सही है या फिर जो भी है हमें समझ में आया है। ठीक है, तो हमें इससे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने से खुद आपको ट्रिक क्या करती हूँ, क्रिएट करूँगी, फिर और भी चीज़ मैं अच्छी तरीके से क्रिएट करके आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। ऑप्शन एक है कि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, 2 है कि विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, 3 है कि सूचना अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, 4 है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अब देखिए, बच्चा है अगर सीख रहा है तो कब कठिनाई होगी? अगर आप बच्चे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपको कब कठिनाई महसूस होगी ये बताना है। तो देखिए, जब बच्चा सीख रहा है, जब सूचना अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चे को क्या होगी, कठिनाई होगी। ठीक है? अधिगम सामाजिक संदर्भ में है, ठीक है। विषय वस्तु को वह रूप में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सूचना क्या है कि अलग, क्वेश्चन नंबर 12 था ना? एक सेकंड, हाँ ठीक है। सूचना क्या है कि जब अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है तब बच्चे इसमें सीखने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 पूछा गया कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 है कि संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन 2 है कि कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ऑप्शन 3 है कि उच्च उत्तेजना, उच्च भय। ऑप्शन 4 है कि निम्न उत्तेजना, उच्च भय। उत्तर बताइएगा क्या होगा? देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, मतलब सीखने की अवस्था पूछा है कौन सी है। तो सीखने की जो अवस्था है वो आप संतुलित उत्तेजना आपके अंदर हो और कोई आपके अंदर भय ना हो, तो यही आपके सीखने की सबसे बढ़िया अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। 2 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। 3 है केवल आनुवंशिकता पर। 4 है केवल पर्यावरण पर। अब देखिए, यहाँ पर केवल और केवल ये हो गया हमारा निगेटिव पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। उत्तर क्या है, क्वेश्चन है पॉजिटिव, उत्तर भी हमें पॉजिटिव ही चाहिए। अब ठीक है, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों हो सकता है, तो एक ही हमें मिला आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता। ठीक है, आपको ये कहीं भी दिख जाए ना आनुवंशिकता और पर्यावरण साथ में, समझिए कि यही उत्तर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको सही कर लीजिएगा। आइए अगले पर चलते हैं। 14 के बाद 15 पर चलते हैं। 15 में कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाग्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। ऑप्शन 1 है आत्मकेंद्रिता, 2 है मनोवैज्ञानिक विकास, 3 है संज्ञानात्मक परिपक्वता, 4 है स्व नियमन। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, इस तरीके का जो भी व्यक्तिगत वाक है वो आपका स्वनियमन दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको बस यहाँ पे जैसे साइना दिया है तो यहाँ पर कुछ और नाम दे देगा, बस बाकी सी चीज़ें वही चीज़ें रहेंगी। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 16 पर चलते हैं। चलिए, आज आप सभी को छोटी दिवाली की, क्या कहते हैं उसको, आज छोटी दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। मतलब कल की भी दिवाली की एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा, क्योंकि कल पता नहीं मैं आपको बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ना मेरे पास बहुत कम हो जाता है। और चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। और आप सभी दिवाली के दिन ज़रूर पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि दिवाली है तो आप मत पढ़िएगा। हाँ, कभी कभी मेरी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं गाँव आ जाती हूँ तो क्लासेस थोड़ी मिस हो जाती हैं। और क्या ही बताएं, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं हम फिर से। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन 2 है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों को नामांकित करना। ऑप्शन 4 है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
देखिए, मूल्यांकन पद्धति का जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि विद्यार्थी को जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 1 सही करिएगा। आगे चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाग्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन 1 है कि छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। 2 है कि अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। 3 है कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। 4 है कि अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि लेवाग्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा है तो अधिगम पाठ आधारभूत संरचना का क्या करेगी, काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। 18 को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे। क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, आइए ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए, ये लड़के और लड़कियों में अंतर कर रहे हैं, तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप। ऑप्शन 1 है कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है। 2 है कि लैंगिक समानता को बढ़ाता है। 3 है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 4 है कि लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। अभी हमने बताया कि ये लड़के और लड़कियों में क्या कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं। तो जब ये लड़के और लड़कियों में विभेद कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये आपका चला जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 1 है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 2 है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर निम्नांकित करना चाहिए। ऑप्शन 3 है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 4 है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए, अगर एक प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है, अगर प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें उस कक्षा में क्या करना चाहिए कि आपको ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, और देखिए, अकादमिक मतलब कि अंक बिल्कुल नहीं, हमारा निगेटिव में चला जाएगा। अटल हमने अभी आपको बताया कि अटल पाठ्यक्रम देगा तो निगेटिव जाएगा। हमने प्रतिस्पर्धा आपको बताया था कि प्रतिस्पर्धा पर अगर कोई बल दे रहा है तो भी निगेटिव में ही जाएगा। प्रगतिशील कक्षा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और प्रचुर मौके हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सही कर लीजिएगा, हमने निगेटिव और पॉजिटिव को बता दिया। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रथागत। 2 है अमूर्त संक्रियात्मक। 3 है प्रथापूर्व। 4 है प्रथागत। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार है, अगर किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए, इनका कहना है क्यों कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। और ये नैतिक विकास की आपके किस चरण में है, तो ये नैतिक विकास प्रथागत चरण में है। ठीक है, इससे याद कर लीजिएगा कि ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। 21 पर चलते हैं हम। 21 में ना आप सभी 3 ही ऑप्शन देखिए। ऑप्शन इतना ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है कि क्या ही बताएं। क्वेश्चन 21 है कि बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। ठीक है, सोशलाइजेशन के बारे में पूछा है। 2 है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। 3 है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। जो बच्चे डेली हमसे पढ़ते हैं उनको हम डेली बताते हैं कि प्राइमरी, देखिए इससे एक जो कारक है ना, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। तो देखिए, हमारा जो समाजीकरण का जो कारक है वो 2 तरीके का है, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है।
प्राइमरी तब होता है जब बच्चा अपने घर में रहता है, घर से बाहर नहीं गया रहता है, अपने परिवार से, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन से सीखता है, तब तो वो प्राइमरी में है। जैसे भी घर से बाहर कदम रखा, पास पड़ोसी से सीखा, स्कूल से सीखा, मीडिया से सीखा, तो वो सेकेंडरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा होगा वो बिल्कुल सही होगा कि विद्यालय क्या है, हमारा द्वितीयक है। जैसे हमने कहा कि बच्चे अंदर था तो वो प्राथमिक था। परिवार समाजीकरण क्या है, प्राथमिक है। परिवार क्या है, पहले परिवार में बच्चा रहता है कहाँ, पहले जहाँ रहेगा वो प्राथमिक है, उसके बाद जब बाहर जाएगा तो वो द्वितीयक हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 पर। 22 में है कि बहुबुद्धि सिद्धांत पर। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन 1 है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। 2 है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। 3 है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। 4 है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। उत्तर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो आपके बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर क्या करता है, जोर देता है। 22 का एक सही कर लीजिएगा। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है भाई, बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, केवल हमारा निगेटिव आ गया, इसको भी हटा दिए, ठीक है। और सभी आयामों की बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही कर लीजिएगा। 22 के बाद चलते हैं 23 पर। हम 23 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस विकास का मुख्य गुण होता है। ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। 2 है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। 3 है कि अमूर्त सोच का विकास। 4 है कि विचार सोच में केंद्रीकरण। देखिए पूछा गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक मतलब पहले की जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था विकास का जो मुख्य गुण है वो आपका है कि विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 4 सही करिएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पर। क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन 2 है कि विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन 3 है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन 4 है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। अब उत्तर एक बताना है। उत्तर क्या पूछा है, पॉजिटिव, सॉरी क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव ही आएगा। उत्तर दीजिएगा आप सभी। उत्तर देते रहिएगा। देखिए अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा विकास होता है केवल बाल्यावस्था, बिल्कुल नहीं कि क्या हम बाल्यावस्था में रहेंगे तभी हमारा विकास होगा, बिल्कुल नहीं। अगर और क्या कहा है कि विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हमारा दोस्त हमसे लंबा हो, हमारा दोस्त हमसे मोटा हो, हमारा दोस्त हमसे छोटा हो, तो सेम नहीं हो सकता। केवल दिख गया तुरंत इनको साइड कर दीजिए, ठीक है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि विकास होता है वो बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। 24 के बाद 25 पर चलते हैं हम। 25 में है कि लेवगस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डट डट के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा। 2 है संतुलीकरण। 3 है सांस्कृतिक उपकरणों। 4 है गुणारोपण। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए लेवगस्की इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। एक तो यही से याद हो गया आपको। उसमें क्या कहें कि परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पे इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। तो लेवगस्की ने जब सामाजिक सांस्कृतिक दिया है तो ये महत्व भी किस पे दे सकते हैं, इसी पर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिएगा कि सांस्कृतिक उपकरण। कहीं भी लेवगस्की देखे ऑप्शन में सामाजिक और सांस्कृतिक देखे 90% चांस होते हैं कि वो सही होगा, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 26 पर। 26 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन 1 है कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र। 2 है स्कीमा मनोबंध। 3 है कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों। 4 है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। देखिए पूछा गया कि जीन पियाजे
अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित किया। तो संज्ञानात्मक संरचनाओं को उन्होंने क्या किया था कि स्कीमा और मनोबंध के रूप में क्या किया, वर्णित किया। ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा, 2 को सही कर लीजिए, 26 का 2। अब आइए 27 पर चलते हैं हम। 27 में क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। ऑप्शन 2 है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ऑप्शन 3 है कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। ऑप्शन 4 है अभिभेदी समरूपी निर्देशों। देखिए, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा मतलब समझ रहे हैं कि बच्चा किसी भी प्रकार का हो, एक ही छत के नीचे, वो भी क्या कर रहा हो, बैठ के पढ़ रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बहरा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, तो हम उसको उस क्लास के अंदर नहीं बैठा सकते। ऐसा नहीं, बच्चा किसी भी तरीके का हो उस कक्षा में बैठा के पढ़ाएंगे, वो हमारा समावेशी कक्षा हो जाएगा। तो जो समावेशी कक्षा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जोर देता है, ये बताना था। तो समावेशी कक्षा हमारा सबसे ज़्यादा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। अवसर, अब यहाँ पर देख लीजिए कि निगेटिव क्या है, उत्तर, और पॉजिटिव क्या है, अलगाव हमारा निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन अभिमुखी, ये भी नहीं होगा, अभिवेदी समरूपी नहीं होगा। अवसर प्रदान करना जैसे दिख गया, जैसे देखिए आपको निगेटिव नहीं समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव दिख गया कहीं, और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तुरंत कर दीजिए। अब अवसर प्रदान करना मिल गया, हमें पॉजिटिव क्वेश्चन था, पॉजिटिव उत्तर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 27 के बाद 28 पर। क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, 2 है कि छात्र जिसका अशक्त शरीर है, 3 है कि मंदित छात्र, 4 है विकलांग छात्र। 28 का बताइएगा। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इसके अनुसार में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो जैसे कि कोई बच्चे मतलब कि पैर से विकलांग है या किसी चीज़ से विकलांग है, तो आप किस तरीके से उन्हें बुलाएंगे। तो आपको जब बुलाना होगा तो आप उन्हें कहेंगे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इस तरीके से, अगर आप एक टीचर है तो इस तरीके से बुलाएंगी। ये नहीं कहेंगे कि वो जो बच्चा अंधा है उसको बुलाओ, वो बच्चा जो लूला है उसको बुलाओ, जो लंगड़ा है उसको बुलाओ, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे जो शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं वो इधर आ जाएं। इस तरीके से बात करेंगे आप उनसे। आगे चलते हैं 28 के बाद 29 पर। 29 है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन 1 है कि मूर्त अमूर्त सांवेदिक, 2 है अमूर्त मूर्त सांवेदिक, 3 है कि सांवेदिक मूर्त अमूर्त, 4 है कि अमूर्त सांवेदिक मूर्त। उत्तर दीजिएगा। देखिए, जब जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे के विकास का जो क्रम होता है वो आपका होता है, पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 30 क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, तो आप किस तरीके से देखेंगे। ऑप्शन 1 है कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बी है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, 3 है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, 4 है कि अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो उत्तर देते रहिएगा आप सभी। देखिए, आप सभी को बता देना चाहते हैं, जो नए बच्चे अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी सोशल मीडिया हैं आप जो यूज़ करते हैं प्लीज़ वहाँ तक आप वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमें एक सपोर्ट प्लीज़ कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, और बाकी जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बाकी देखते हैं मैथ साइंस वगैरह जो भी है, कल के बाद अगर टाइम मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ईवीएस साइंस मैथ जो भी है, देखिए एक अकेला इंसान हर चीज़ें नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, तो मुझे भी नहीं हो पाता है।
तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।